गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फाइनल ईयर 5th सेम हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गौरवपूर्ण क्रांति। वर्तमान युग में सर्वाधिक स्वीकार्य राजनीतिक व्यवस्था प्रजातांत्रिक प्रणाली है और इंग्लैंड वो देश है जहां इस प्रणाली का सबसे पहले विकास हुआ। इसका कारण था कि यहाँ के लोगों के पास निरंकुश राजतंत्र पर अंकुश लगाने का राजनीतिक अनुभव कई सदियों से था। बहुत से अधिकार इंग्लैंड में प्रजातंत्र का प्रारंभ मैग्ना कार्टा की घटना यानी 1215 को मानते हैं, क्योंकि इसने ये प्रतिपादित किया कि राजा भी विधि से ऊपर नहीं अपितु विधि के अधीन है। उल्लेखनीय है कि मैग्ना कार्टा के बाद इंग्लैंड के इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना 1688 की क्रांति है। इस क्रांति से वो अधिकार प्राप्त कर लिए गए जिनसे निरंकुश राजतंत्र इतिहास के गर्भ में चला गया और संसदीय राजतंत्र का उदय हुआ। अर्थात जिस वैधानिक कार्य की शुरुआत मैग्ना कार्टा से हुई थी उसे इस क्रांति ने पूरा कर दिया। इस क्रांति से ब्रिटेन के लोगों ने बिल ऑफ राइट्स प्राप्त किया और विश्व में जो प्रजातंत्र के विकास के लिए एक बुनियाद साबित हुआ। और ये भी उल्लेखनीय है कि इस क्रांति ने अपने उद्देश्य बिना रक्तपात और बिना मारकाट के पूरे कर लिए गए थे, इसलिए इसे इंग्लैंड के इतिहास में गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। और इसका महत्व रक्तहीन क्रांति का महत्व गर्जन तर्जन में नहीं बल्कि उसके उद्देश्यों की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता में है। गौरवपूर्ण क्रांति को समझने के लिए इसके 3 उपभागों में बांटा। पहला, गौरवपूर्ण क्रांति के कारण या उसे पैदा करने वाली परिस्थितियाँ। दूसरा, क्रांति की घटनाएं और तीसरा, क्रांति के प्रभाव और महत्व। पहले हम यह अध्ययन करेंगे कि गौरवपूर्ण क्रांति के कारण कौन से थे या कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसके कारण ये क्रांति हुई। ये एक इतिहास की प्रसिद्ध एवं अद्वितीय घटना है जहाँ क्रांति के उद्देश्य बिना रक्तपात के प्राप्त कर लिए गए। शासक की निरंकुशता व संसद के अधिकारों के बीच मतभेद समाप्त हो गया और यह क्रांति कई कारणों का संयोजन थी। पहली इसका संयोजन था क्योंकि पहले जो राजतंत्र था वो राजा स्वेच्छाचारी था और अब दूसरा सामंत व्यवस्था थी। गरीब आदमी का जीवन दुर्भर था, सभी अधिकार राजा के पास थे और धीरे धीरे 17वीं शताब्दी में पहुंचकर द्वितीय चरण आरंभ हुआ और इसमें मध्यम वर्ग के लोग अधिक धनी हो गए थे। उन्होंने सुधारों की मांग उठाई, उन्होंने करों में छूट की मांग उठाई और इससे इंग्लैंड के स्वेच्छाचारी शासकों के बीच और नए वर्गों के बीच अंतर विरोध संघर्ष उभरने लगे। इसके बाद निरंकुश राजा के विरुद्ध संसद व जनता का संघर्ष तेज हो गया और पहली क्रांति 1648 में हुई जिसमें चार्ल्स प्रथम को अपनी स्वेच्छाचारी नीतियों की कीमत अपनी जान देकर के चुकानी पड़ी। क्रॉमवेल के नेतृत्व में संसदीय तंत्र का प्रयोग हुआ जिसकी कमजोरियों के चलते एक बार पुनः राजतंत्र की स्थापना हुई। 1685 में उसकी मृत्यु के बाद जेम्स द्वितीय शासक बना जिसने इतिहास से कोई शिक्षा नहीं ली और वह स्वेच्छाचारी नीतियों पर अड़ा रहा। अंततः 1688 में एक शानदार क्रांति हुई और इस क्रांति ने संसदीय व्यवस्था को स्थायी तौर से सर्वोपरि बना दिया, जो इंग्लैंड की नहीं बल्कि पूरे संसार की एक महत्वपूर्ण युग प्रवर्तक घटना बन गई। इस क्रांति के उद्देश्यों का वर्णन है, इस क्रांति की परिस्थितियों का वर्णन है। पहला, संसदीय संस्थाओं का बीजारोपण। संसदीय संस्थाओं का बीजारोपण बहुत पहले 10वीं 11वीं शताब्दी में खोजा जा सकता है। इंग्लैंड में स्वशासित नगर थे जिन्हें बरो कहते थे। इसके बाद इन संस्थाओं में ये राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी। इन दोनों संस्थाओं में उस युग में बड़ी महत्वपूर्ण थी। इसमें राजा छोटे सामंतों एवं भूमिपतियों को शामिल करते थे और ये क्यूरिया रेजिस यानी राजा को दिन प्रतिदिन अपने काम में परामर्श देती थी।
दूसरा मैग्ना कार्टा, 13वीं सदी में घटित होने वाली मैग्ना कार्टा की घटना भी संवैधानिक विकास के इतिहास में एक मील का पत्थर मानी जाती है। और यह राजा जॉन कॉल के समय में हुई। वो एक अत्याचारी राजा था। उसने सलाहकार परिषदों को नज़रअंदाज कर दिया। कुलीन लोगों में नाराज़गी हुई। उन्होंने सुधारों की मांग की और इसको लेकर के अब्बास नामक स्थान पर स्टीफन लॉम्पटन के नेतृत्व में एक सभा की और इसमें एक मांग पत्र तैयार किया। यह द ग्रेट चार्टर यानी महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहलाया। इस मैग्ना कार्टा की 63 धाराएं थी और कुलीन व अन्य लोगों विशेषतः पादरियों के एक बड़े तबके के दबाव के कारण शासक जॉन को इस चार्टर को 15 जून 1215 को स्वीकार करना पड़ा और इससे राजा की स्वेच्छाचारी निरंकुश शक्तियों पर अंकुश लगा। कम से कम ये माना जाने लगा कि शासक को स्वेच्छा से कर लगाने का अधिकार नहीं है, उसे शासितों से कुछ न कुछ सहमति लेनी ही होगी। ये मैग्ना कार्टा ब्रिटेन संविधान का बुनियादी स्तंभ है क्योंकि इसने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया कि शासक भी विधि के ऊपर नहीं बल्कि विधि के अधीन है। तीसरा, संसदीय संस्थाएं। 1399 तक जॉन की मृत्यु के बाद इंग्लैंड में लंकास्टर राजवंश की स्थापना हुई और कई शासक गद्दी पर बैठे और इसमें कई राजनीतिक संस्थाओं का विकास हुआ, जैसे मॉडल पार्लियामेंट, प्रीवी काउंसिल बनी और कॉमन सभा, ये शक्तिशाली सभाएं हुई। उनकी मृत्यु के बाद राजा स्वेच्छाचारी था और वृहद सभा की अनुमति के बिना कर लगाने लगा था। अर्ल साइमन के नेतृत्व में उसके विरुद्ध बगावत हो गई। उसे गद्दी से हटाकर साइमन शासक बना, लेकिन वो उदार नीतियां लागू नहीं कर पाया और उसकी हत्या कर दी गई। पुनः हेनरी गद्दी पर बैठा और इसने फिर साइमन का नाम इंग्लैंड के संसदीय इतिहास में इसलिए स्मरण किया जाता है क्योंकि उसने पहली बार जनता के प्रतिनिधि के रूप में अपनी नीतियों को क्रियान्वित करने का प्रयास किया। कई प्रकार की संसदीय संस्थाएं अब बनाई गई। शासक एडवर्ड प्रथम ने भी दोनों गुटों में 1295 में एक संयुक्त बैठक बुलाई और इसे इंग्लैंड के इतिहास में इसे मॉडल पार्लियामेंट भी कहते हैं। इसके बाद आ गया लंकास्टर युग, संसद का उत्कर्ष काल जिसे हम कहते हैं। ये 1399 से 1461 का काल था। इसे संसदीय राजतंत्र की संज्ञा भी दी गई है। अब बहुत से शासन कार्य मंत्री करने लगे और वे संसद के प्रति उत्तरदायी थे। इसके बाद ट्यूडर काल में संसद की प्रतिष्ठा में वृद्धि। ट्यूडर जो काल था ये एक विरोधाभास का काल था, 1485 से 1603 तक का। इसमें एक तो राजा और उसके काउंसिलर थे जिनका सत्ता पर नियंत्रण था। दूसरी ओर अनजाने में उनके कार्यों से संसद की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। हेनरी सप्तम ने अपनी राजनीतिक मजबूरियों के चलते संसद के साथ संतुलन बनाकर ही रखना उचित समझा और यहाँ तक कि उसने राज्य पद ग्रहण करने की स्वीकृति के लिए संसद का अधिवेशन बुलाया। यह परंपरा से हटकर अभूतपूर्व कदम था। निश्चय ही इसे संसद का सम्मान बढ़ा। हेनरी अष्टम भी संसद के सहयोग प्राप्त करने के लिए विवश हुआ क्योंकि उसके पोप से संबंध खराब थे और इसलिए उसने संसद को खुश करने के लिए नीति अपनाई। चार्ल्स प्रथम का व्यवहार। 1603 में जेम्स प्रथम शासक बना। वह स्टुअर्ट वंश का एक निरंकुश शासक था। उसने संसद को भंग कर दिया और 7 वर्ष तक संसद का कोई भी अधिवेशन नहीं बुलाया। उसने मनमाना कर वसूला, धन लेकर उपाधियां दी और शक्ति से जुर्माना वसूला। उसने विरोध करने वाले न्यायाधीशों को भी नहीं छोड़ा। उस संसद के साथ उसकी कटुता बढ़ती चली गई और उसके पुत्र चार्ल्स प्रथम के काल में पराकाष्ठा पर पहुंच गई और उसके स्वेच्छाचारी व्यवहार से क्षुब्ध होकर संसद ने 1628 ईस्वी में सम्राट के समक्ष अधिकारों का एक प्रार्थना पत्र रखा और दबाव डाला और दबाव के कारण उसने इसे अनिच्छा से स्वीकार कर लिया। लॉन्ग पार्लियामेंट का महत्व। लगभग 11 वर्षों के बाद 1640 में चार्ल्स को संसद की बैठक बुलानी पड़ी। इसकी वर्ष में 2 बार संसद की बैठक बुलाई गई और दोनों बार शासक को स्कॉटलैंड से लड़ने के लिए धन की आवश्यकता पड़ी। पहली संसद मात्र 3 सप्ताह चली, इसलिए इतिहास में इसे शॉर्ट पार्लियामेंट कहते हैं। सदस्यों के आक्रोश को देखकर इसे भंग कर दिया गया। दूसरी 1640 में स्थापित हुई, इसे लॉन्ग पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है।
गृह युद्ध व चार्ल्स प्रथम को फांसी। 1642 में संसद व चार्ल्स की सेनाओं के मध्य युद्ध छिड़ गया। इसे गृह युद्ध कहते हैं। इसकी शुरुआत शासक की अपने अंगरक्षकों के साथ सदन यानी संसद में बलात् प्रवेश से हुई। उनके यह कदम संसद के 5 अग्रणी सदस्यों को दंडित करने के उद्देश्य से उठाया। संसद ने इसे अपनी स्वतंत्रता और मर्यादा का अपमान समझा। फलतः दोनों से युद्ध छिड़ गया। संसद की ओर से व्यापारी, व्यवसायी, छोटे भूमिपति व प्यूरिटन धर्म के अनुयायी युद्ध में लड़े, जबकि ऊपर से एक धार्मिक राजनीतिक संघर्ष दिखता था, जबकि यह मूलतः यह धर्म की आड़ में राजनीतिक व वैधानिक स्वतंत्रता का संघर्ष था। इतिहास में इसे प्यूरिटन क्रांति कहते हैं। क्रॉमवेल की निरंकुशता। 1653 से 58 में क्रॉमवेल आशंकित था कि संसद कहीं राजतंत्र का पक्ष न ले, इसलिए उसने संसद को भंग कर दिया। लॉर्ड प्रोटेक्टर की हैसियत से उसके सत्ता हाथ में ली और 1654 ईस्वी तथा 1656 ईस्वी में 2 बार संरक्षक संसद को बुलाया गया, परंतु दोनों बार उसका संसद से गतिरोध रहा। उसने एक वर्ष शासन किया। वास्तव में लोग क्रॉमवेल के सैनिक शासन से जल्दी निराश हो गए और लोगों के जीवन को नीरस बना दिया। क्रॉमवेल की मृत्यु के बाद उसके बेटे रिचर्ड को संरक्षक व सेनापति बनाया गया, लेकिन न तो उसे इंग्लैंड के लोग खुश थे और न ही सेना का एक सैनिक को अपना नेता बनाकर प्रसन्न थी। रिचर्ड भी स्थिति को भांप चुका था। सैनिक असैनिक विवाद बढ़ता देखकर वह अपना पद त्याग कर देश छोड़कर चला गया। फिर आगे पुनः स्थापना व राजतंत्र की स्थिति। निसंदेह गणतंत्र की असफलता से राजतंत्र को पुनः मौका मिला और रिचर्ड के चले जाने के बाद स्थिति और अराजकतापूर्ण हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में 2 प्रभावशाली और अधिकारियों ने स्टुअर्ट वंश के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से गुप्त संपर्क किया। उसने इंग्लैंड लौटकर राजगद्दी संभालने के लिए मना किया और उसकी घोषणा के बाद राजतंत्र की पुनः स्थापना हो गई। रंप यानी संसद को भंग करके नए चुनाव करवाए गए, जिसमें राजतंत्रवादियों का बहुमत था। इसके बाद संसद की शक्ति में वृद्धि। संसद की शक्ति में जैसे पुनर्स्थापना में राजतंत्र की शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और इसका अर्थ यह था कि संसद की शक्ति में वृद्धि हुई। पहली बात तो संसद ने ही चार्ल्स द्वितीय को गद्दी पर बैठाया था, साथ ही संसद ने उसकी शक्ति पर व्यवहार में बहुत से अंकुश लगाए, जैसे आर्थिक अनुदान वह पूर्णतः संसद पर निर्भर था। वह संसद की अनुमति के बिना कर नहीं लगा सकता था। 3 वर्षों में कम से कम एक बार संसद का अधिवेशन बुलाना जरूरी था और इससे महत्वपूर्ण था कि संसद की शक्ति के पीछे जनमत था। कुछ ऐसे कानून बनाए जिससे जनता में विरोध हुआ और उसके ऊपर महाभियोग चला करके 1667 में उसे 5 वर्ष की सजा दी और गद्दी से हटा दिया गया। शासक ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन संसद ने नहीं। स्पष्ट है कि राजा के विशेषाधिकार व्यवहार में सीमित हो रहे थे। दलीय प्रणाली का भी विकास हो चुका था। इसके बाद जेम्स द्वितीय का उत्तरदायित्व। 1685 में जेम्स द्वितीय शासक बना। उसने अपनी कार्यप्रणाली और गतिविधियों के माध्यम से ब्रिटेन की जनता के बहुत बड़े वर्ग को अपना विरोधी बना लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि उसे कुर्सी तथा देश दोनों त्यागने पड़े। तत्कालिक कारण थे। ब्रिटेन की क्रांति में वातावरण पहले ही बना हुआ था। हर प्रकार की स्थिति राजतंत्र के प्रतिकूल थी। रस्साकसी उच्चतम शिखर पर थी और इसका कारण यह सामान्य था कि ब्रिटेन के परंपरावादी लोग शासक को सत्ता से हटाना न्यायोचित नहीं मान रहे थे। उनका तर्क ये भी था कि जेम्स द्वितीय का शासक अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था। पुत्रहीन होने की अवस्था में उसकी पुत्री मेरी व उसका पति संभाल लेंगे। ब्रिटेन की जनता जैसे सोच रही थी वैसा नहीं हो सका तो क्रांति का बारूद फट गया। इसके लिए जिम्मेदार कारक बना जेम्स द्वितीय के पुत्र का जन्म 1688 ईस्वी में। जेम्स द्वितीय की दूसरी पत्नी ने इस पुत्र को जन्म दिया। सारे देश में इस पुत्र के जन्म की खबर तेजी से फैली। लोगों में चिंता बढ़ गई कि यह शासक निसंतान मर जाएगा। जिनका विश्वास था, परंपरावादियों के पास अब भी तर्क नहीं रहा। अब सबसे हटकर नई बातें चर्चा में आई। इस बच्चे का पालन पोषण रोमन कैथोलिक ढंग से किया जाएगा। यदि इस तरह से चलता रहा तो ब्रिटेन में प्रोटेस्टेंटों की अवस्था खतरे में पड़ जाएगी। और ये भी बात प्रचारित की गई कि शासक पहले की तुलना में अधिक कठोर कदम उठाएगा, क्योंकि अब उसे भविष्य की चिंता नहीं रहेगी। ब्रिटेन में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया और अब कोई भी शासक का समर्थक नहीं रहा। टोरी व विंग दोनों पार्टियों के सदस्यों ने एक मत से मान लिया कि इस शासक पर अंकुश लगाना अनिवार्य है।
अन्यथा संसद की स्थिति हमेशा के लिए दुर्बल हो जाएगी और उन्होंने अपना अपना कार्य करना शुरू कर दिया। क्रांति की घटनाएं हुई। संसद के दोनों दलों टोरी व व्हिग शासकों को वास्तविक चुनौती देने के पक्ष में थे। उन्होंने मिलकर विचार विमर्श करने के उपरांत जेम्स द्वितीय की पुत्री मैरी तथा उसके पति हॉलैंड के राजकुमार विलियम को संदेश भेजा कि वो जल्दी लंदन आए और वो ही ब्रिटेन को संकट से बचा सकते हैं। विलियम और मैरी ने अकेला आना उचित नहीं समझा, वो सैनिकों को साथ लेकर आए। वहाँ की जनता ने उनका स्वागत किया तथा यह बात तेजी से प्रचारित होने के कारण कि पूरे देश में उत्साह संचार हुआ कि जेम्स द्वितीय ने स्थिति का आकलन करके स्वयं को खतरे में पाया। उसे लगा कि इंग्लैंड के 1648 की घटना दोहराई न जा सके और उसी समय सेना ने चार्ल्स को गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया। जेम्स द्वितीय लुई 14वें के संपर्क में पहले से ही था। मौका पाकर के वह परिवार से ब्रिटेन छोड़ करके भाग गया, फ्रांस भाग गया और इस अवसर पर उसके मित्रों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। और इससे यह स्पष्ट होता है कि यह संभव नहीं है तो उसे देश को छोड़ते हुए शाही मोहर टेम्स नदी में फेंक दी। इस तरह ब्रिटेन में रक्त की एक भी बूंद बहाए बिना शासन में परिवर्तन आ गया। तो यह घटना इतिहास में गौरवी क्रांति तो शानदार क्रांति के नाम से प्रसिद्ध हुई। लोगों ने अब सत्ता का प्रमुख उसकी पुत्री मैरी व उसके पति विलियम को मान लिया। वे जनता व संसद के प्रति कृतज्ञ थे। इसके प्रभाव थे संसद व सम्राट के बीच का संघर्ष समाप्त हो गया। दूसरा, लोकतंत्र को प्रोत्साहन मिला। तीसरा, संवैधानिक प्रणाली का विकास हुआ। अधिकारों की घोषणा हुई, यानी अधिकारों के मामले की राजा को संसद की मर्जी के बिना कर लगाने का अधिकार नहीं था। संसद की स्वीकृति के बिना किसी कानून को स्थगित नहीं किया जा सकता। शासक औपचारिकता पूरी किए बिना न तो किसी भी व्यक्ति को दंडित कर सकता था और न धमकी दे सकता था। संसद सदस्यों को सदन में अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता थी। संसद एक नियमित संस्था हो गई थी। संसद की कार्रवाई नियमित होगी और उसकी बैठकों का कितना समय हो, अब इन बातों को निश्चित कर दिया गया। उत्तराधिकार का नियम बनाया गया। आयरलैंड व स्कॉटलैंड पर प्रभाव डाला गया। यह क्रांति ब्रिटेन की क्रांति अवश्य थी, परंतु इसे स्कॉटलैंड व आयरलैंड को भी प्रभावित किया। विदेश नीति पर इसका प्रभाव पड़ा। शानदार क्रांति ने इंग्लैंड की आंतरिक व्यवस्था व स्थिति को भी प्रभावित नहीं किया, बल्कि विदेश नीति भी अब बदल गई थी। लुई 14वां अपने आप को यूरोप का शक्तिशाली शासक माना जाता था, लेकिन ब्रिटेन की विदेश नीति को भी वो प्रभावित करता था। उसकी इस नीति को ब्रिटेन के लोग अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मानते थे। जेम्स द्वितीय के भागने के बाद अब ब्रिटेन था फ्रांस के संबंधों में तनाव आ गया था और दोनों एक दूसरे की शक्ति को समाप्त करना चाहते थे। अतः मैरी की मृत्यु के बाद लोगों ने विलियम पर दबाव डाला कि वह संतुलित विदेश नीति अपनाए। इसके लिए संसद ने भी उसे इसी प्रकार कार्य करने की सलाह दी और उसने विदेश नीति के निर्धारण के लिए एक सहयोगी मंडल बनाया और इस तरह विदेश नीति भी उनकी प्रभावित हुई। अब सहिष्णुता को बल मिला। समाज में सभी लोगों को, चाहे शहरी, ग्रामीण, रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट के बीच किसी न किसी मुद्दे पर पहले तनाव बना रहता था, लेकिन अब यहाँ सहिष्णुता का माहौल बन गया था। नई विचारधाराओं का विकास हुआ। जैसे वैसे भी शासक को वे परमात्मा का प्रतिनिधि मानते थे। अब यह धारणा निरस्त हो गई। इसका स्थान संवैधानिक राजतंत्र ने ले लिया, जिनके अनुसार शासक सर्वेसर्वा नहीं हो सकता था। रोमन कैथोलिक मत पर प्रभाव। ब्रिटेन की सामाजिक संरचना में ईसाई मत के दोनों समूहों को मानने वाले लोग थे, लेकिन प्रोटेस्टेंट की संख्या अधिक थी। इसके बाद कृषि व उद्योग पर इसका प्रभाव पड़ा। संसद में कृषि व उद्योग को विकसित करने के लिए भी अब ध्यान दिया गया। इस क्रांति के बाद संसद ने कृषि की दशा की ओर ध्यान दिया। वहीं जॉर्ज प्रथम जैसे शासक भी, जिन्होंने लोग कृषक राजा कहकर पुकारते थे, क्योंकि उन्होंने कृषि के आधुनिकीकरण के लिए भी काफ़ी काम किए। व्यापार पर प्रभाव पड़ा। अब व्यापार का विकास हुआ। वाणिज्यवाद व उसके बाद के आर्थिक परिवर्तनों का नेतृत्व भी ब्रिटेन ने ही किया। इस प्रकार ये स्वीकार किया जा सकता है कि 1688 ईस्वी की शानदार क्रांति ने ब्रिटेन की राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित नहीं किया, बल्कि समाज, धर्म व अर्थव्यवस्था भी से प्रभावित हुए। और यह परिस्थितियों में यह क्रांति एक मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि यहीं से नए ब्रिटेन के नवनिर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।